अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की, और ये टॉपिक फेडरल, पंजाब, सिंध और केपीके में क्लास 10th चैप्टर 10th में मौजूद है। फेडरल, पंजाब और केपीके में ये चैप्टर गैसियस एक्सचेंज, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर रिस्पायरेशन के नाम से मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेशन को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है जी, हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अब ब्रीथिंग जो है हमारे पास, ये क्या है? ब्रीथिंग हमारे पास एक फिजिकल प्रोसेस है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज द फिजिकल प्रोसेस। ठीक है जी, फिजिकल प्रोसेस का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास रिब्स के मसल्स, उसके अलावा जो हमारे पास थोरेसिक कैविटी है, उसकी कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन जो है, इनका फंक्शन जो है परफॉर्म किया जाता है। तो मतलब ये है कि इसमें फिजिकली जो बॉडी है ये इन्वॉल्व होती है। अब हमारे पास जो मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का, ये 2 स्टेप्स में किया जाता है। एक को हम कहते हैं इनहेलेशन, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? इनहेलेशन। इनहेलेशन का क्या मतलब है? इनहेलेशन का मतलब ये है कि जब एयर बॉडी में इंटर हो जाए, जब बाहर से हवा या ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में इंटर हो जाती है। सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है? सेकेंड स्टेप में हमारे पास है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन हमारे पास क्या है? एक्सहेलेशन में हमारे पास ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिस्पायरेशन की वजह से हमारे पास बन जाती है, उसको हम बॉडी से किस तरह रिमूव करते हैं? हम एक्सहेलेशन के प्रोसेस के थ्रू रिमूव करते हैं। अब हम एक डायग्राम ले आते हैं और हम देखते हैं साथ साथ कि जब हमारे पास इनहेलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आ जाते हैं। तो हमारे पास ये एक डायग्राम आ गई। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, इसको हम लेबल कर लेते हैं किस चीज के साथ? दैट इज इनहेलेशन। ठीक है, हमारे पास क्या है? इनहेलेशन है। अब हम देखते हैं कि इनहेलेशन में कौन कौन से ऑर्गन जो हैं, कौन कौन से बोन्स, कौन कौन से मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट हो रहे हैं, वो रिलैक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इनहेलेशन के लिए हम सबसे पहला स्टेप लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है कि जब इनहेलेशन होगी तो हमारे पास जो रिब्स के मसल्स हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज रिब्स मसल्स। ठीक है, अब रिब मसल्स को हमने क्या कहा था? रिब्स के मसल्स को, रिब्स के मसल्स को हमने कहा था इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है जी, अब ये मसल्स क्या करेंगे? ये मसल्स कंट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जो रिब के मसल्स हैं, सॉरी, वो जब कंट्रैक्ट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा? रिब्स जो हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगी। ठीक है जी, मतलब यह है कि जो कैविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब इसके साथ साथ हमने ये पढ़ा था पिछली वीडियोस में कि हमारे पास एक कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। ठीक है, कार्टिलेज हमारे पास क्या है? ये सॉफ्ट बोन्स होती हैं। अब डायफ्राम क्या करेगा? डायफ्राम जो हमारे पास है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करने से ये होगा कि जो डायफ्राम की अपनी शेप होती है दैट इज डूम शेप। मतलब ये है कि ये गुंबद नुमा होती है। ठीक है, अब डूम शेप होने के साथ साथ वो क्या होता है? वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? स्ट्रेट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम में कि हमारे पास ये जो है दैट वन, ये हमारे पास क्या है? दैट इज डायफ्राम। ठीक है, हमने इसको लेबल भी कर लिया। अब ये डायफ्राम क्या है? ये डायफ्राम कंट्रैक्ट होके बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। ठीक है जी, साथ आप देख सकते हैं कि ये रिब्स जो आपको नजर आ रहे हैं, जैसे कि ये है, ये हमारे पास क्या है? रिब्स हैं। ये भी एक्सपेंड हो गए हैं, कंट्रैक्ट हो गए हैं। बोन्स जो हैं उन्होंने लंग्स के लिए जो रीजन है वो इंक्रीज कर दिया है।
अब जब ये दोनों चीजें कंट्रैक्ट कर लेंगी तो इसका क्या इफेक्ट होगा, इसका इफेक्ट हमारे पास ये आ जाता है कि जो हमारे पास थोरैसिक एरिया है, ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज थोरैसिक एरिया। थोरैसिक एरिया कौन सा है, थोरैसिक एरिया जो है, सॉरी स्पेल को ठीक कर लेते हैं, दैट इज थोरैसिक, THORA, ठीक है, CIC, थोरैसिक एरिया। अब थोरैसिक एरिया या रीजन जो भी है हमारे पास ये इंक्रीज हो जाएगा जिसमें चेस्ट जो है वो मौजूद है। अब जब ये एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो अब इससे क्या हमारे पास इफेक्ट आएगा, इससे हमारे पास ये इफेक्ट आएगा कि चूंकि अब लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है, ठीक है, हम लिख लेते हैं दैट इज प्रेशर, सॉरी प्रेशर जो है हमारे पास लंग्स पे वो कम हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर इस तरह कम हो जाएगा कि जो थोरैसिक एरिया प्रेशर अप्लाई करता है लंग्स पे वो डिक्रीज हो जाएगा। जब वो डिक्रीज हो जाएगा तो बाहर से जो एयर है वो इंटर हो जाएगी इनटू द लंग्स। तो हम ये कहते हैं कि जो एयर है ये इंटर हो जाती है किस चीज में, लंग्स में, ठीक है, हमने ये लिख लिया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैकेनिज्म हो जाता है किस चीज का, इनहेलेशन का। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह यहाँ से एयर जो है ये इंटर हो गई है जो कि ऑक्सीजन की शक्ल में है, ठीक है, इनटू द बॉडी। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप जो कि हमारे पास क्या है, एक्सहेलेशन है। हम पहले की तरह क्या करते हैं, एक डायग्राम ले आते हैं और देखते हैं कि किस तरह के इसमें हमारे पास चेंजेस आती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब इसमें आप देख सकते हैं अगेन हम क्या कहेंगे, हम रिब्स की बात करेंगे। हमारे पास रिब्स के जो मसल्स थे जिसको हमने इंटरकोस्टल मसल्स कहा था वो क्या हो जाएंगे, वो रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है जी। इसके अलावा और हमारे पास कौन कौन सी चीजें रिलैक्स होंगी, अब हमारे पास जो रिलैक्स होंगी अगेन डायफ्राम जो है, ठीक है, हम लिख लेते हैं डायफ्राम क्या है, ये हमारे पास कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होता है, सॉफ्ट बोन्स होती हैं, वो भी साथ साथ क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएगी। मतलब ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, डायफ्राम है जो कि दोबारा क्या कर रहा है, दोबारा अपने शक्ल में जो कि उसकी डोम शेप स्ट्रक्चर थी, गुंबद नुमा स्ट्रक्चर जो थी उसमें वो वापस आ गया है, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं आपको ये डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये डॉट्स, इन डॉट्स का क्या मतलब है, इन डॉट्स का मतलब ये है कि जब एयर जो है वो इंटर हो रही थी इनटू द बॉडी तो उस वक्त क्या हुआ, ये चेस्ट कैविटी इतनी इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये एरिया चेस्ट कैविटी का इंक्रीज हो गया था, लेकिन जब अब एयर यहां से बाहर निकलेगी तो थोरैसिक एरिया जो है वो हमारे पास क्या हो गया है, वो हमारे पास अगेन जो है वो कम हो गया है, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो थोरैसिक एरिया है हमारे पास, ठीक है, दैट इज थोरैसिक एरिया, वो क्या हो गया है, वो हमारे पास डिक्रीज हो गया है, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, अब वो जब डिक्रीज हो गया है तो वो प्रेशर अप्लाई करेगा किस चीज पे, लंग्स पे। तो हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास प्रेशर था ऑन लंग्स वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। जब प्रेशर लंग्स पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि जो एयर है जो कि हमारे पास क्या है, अब कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बॉडी से बाहर की तरफ निकल आएगी, ठीक है जी। तो इस तरह हमारे पास एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये टू स्टेप मैकेनिज्म है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज इनहेलेशन, कि किस तरह रिब्स जो हैं वो कंट्रैक्ट हुए, एक्सपेंड हुए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक्सहेलेशन कि किस तरह रिब्स जो हैं वो दोबारा रिलैक्स होके क्या करते हैं, लंग्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं और जो एयर है वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। अब हमें ये पता है कि जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनका जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है, ठीक है, दैट इज, हम लिख लेते हैं जो हमारे पास नॉर्मल रेट है ब्रीथिंग का जब वो रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, ये हमारे पास 60 to 20 टाइम्स होता है पर मिनट। मतलब ये है कि एक मिनट में 16 से 20 बार जो है हवा जो है ये हमारी बॉडी में आती है और बाहर निकलती है। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अप टू लार्ज एक्सटेंट, मतलब काफ़ी हद तक जो है हमारे पास ये जो ब्रीथिंग है इसको हम कहते हैं कि ये इनवॉलेंट्री है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ वक्त के लिए हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं बट ड्यू टू सम प्रेशर, क्योंकि एयर जब आपकी बॉडी में नहीं जाती तो ये क्या करती है, ये आपकी बॉडी को अफेक्ट कर सकती है, तो अगेन ये इनवॉलेंट्री हो जाता है। अब ब्रीथिंग को अफेक्ट करती है कौन सी चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो है वो भी अफेक्ट करती है किस चीज़ को, ब्रीथिंग रेट को। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी में ज़्यादा है, ठीक है जी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज्यादा है तो ब्रीथिंग रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर कम है तो उसी हिसाब से वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह हम ये कहते हैं कि जब रिस्पायरेशन का जो रेट है, सेलुलर रिस्पायरेशन की जब हम बात करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो टूटते हैं किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जो कि प्रोड्यूस करते हैं किस चीज को, कार्बन डाइऑक्साइड को। अब जब हम क्या करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं या जब हम कोई
मुश्किल सा काम करते हैं तो उसमें रिस्पायरेशन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? कि बॉडी को ज़रूरत होती है किस चीज़ की? एनर्जी की। अब जब एनर्जी की ज़रूरत है तो जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो टूटेंगे, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन ऑर्डर दे देता है किस चीज़ को? रिब्स के मसल्स को, कि वो जो हैं वो कंट्रैक्ट हों ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रैक्ट होंगे तो उससे क्या होगा कि जो एरिया है लंग्स के लिए वो बढ़ता जाएगा, और जो रिस्पायरेशन का रेट है, या सॉरी जो ब्रीथिंग का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास रिब्स के जो मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं, और ये इसी तरह जो है फिर हमारे पास जब ब्रेन उसे क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है रिब्स को, तो हमारी जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है वो चली जाती है, दैट इज 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज हो गया है। तो इसी तरह जो है हमारे पास ब्रीथिंग का मैकेनिज्म को कंट्रोल किया जाता है किस चीज़ के थ्रू? ब्रेन के थ्रू और डिफरेंट फंक्शन के थ्रू। तो आज हमने पढ़ा दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जिसमें हमने इनहेलेशन के बारे में पढ़ा, एक्सहेलेशन के बाद पढ़ा, सॉरी एक्सहेलेशन के बारे में पढ़ा, और उसके बाद जो है हमने पढ़ा दैट इज नोन एज हम इसको लिख लेते हैं दैट इज एक्सहेलेशन। और उसके बाद हमने पढ़ा कि नॉर्मल और जब हम काम करते हैं तो उस वक्त हमारी ब्रीथिंग रेट क्या होती है। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में आज हम पढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडी में हमने ये पढ़ा था कि रिस्पायरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू होती है। अब उसमें बहुत सारी डिसऑर्डर जो हो जाती हैं दैट इज बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो है, एयर बेसिकली मिक्सचर है और डिफरेंट गैसेस का, लेकिन एयर जो है उसके साथ डस्ट पार्टिकल जब बॉडी में इंटर हो जाते हैं तो वो डिफरेंट डिसऑर्डर, मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो काज करते हैं। सबसे पहले जो डिसऑर्डर हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस को अगर हम देखें तो इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये डिसऑर्डर है किस चीज की? ब्रोंकाई की। ब्रोंकाई की। ठीक है जी। अब इसमें ब्रोंकाइटिस के साथ हो क्या जाता है? इसमें सबसे पहले हो जाती है इन्फ्लेमेशन, सूज जाती है, इन्फ्लेमेशन। ठीक है जी। इसके अलावा जो है ब्रोंकाई के अलावा ये ब्रोंकियोल्स में भी हो सकती है ये डिसऑर्डर्स, ब्रोंकियोल्स। अब अगर हम देखें तो इन्फ्लेमेशन की वजह क्या होती है? इन्फ्लेमेशन की वजह ये होती है कि एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाती है म्यूकस की। एक्सेसिव secretion, that is SECRETION, एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाती है म्यूकस की। अब म्यूकस की सिक्रीशन की वजह से जो टिश्यू होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। वो इस तरह के जो म्यूकस सिक्रीट करने के लिए जो ग्लैंड्स होते हैं वो इस ब्रोंकाई की वॉल्स में या लेयर्स में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? बार बार म्यूकस सिक्रीट होता है, और बार बार म्यूकस सिक्रीट होने की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो सूज जा सकते। इसके अगर हम देखें इस डायग्राम में तो हमें नजर आ रहा है ये हमारे पास एक नॉर्मल पैसेज वे है ये। ठीक है, ये इसकी ओपनिंग जो है काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट वन। अगर हम देखें तो ओपनिंग हमारे पास इतनी छोटी रह जाती है। वजह हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये पोर्शन, ये वॉल है ब्रोंकाई का, जो कि इन केस ऑफ ब्रोंकाइटिस इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इसका साइज इतना इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं येलो रंग का, येलो कलर का जो है हमारे पास फ्लूइड है या म्यूकस है जो कि एक्सेस अमाउंट में सीक्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से जो है जो ओपनिंग होती है ब्रोंकाई की वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। इसके काजेस क्या हैं? कौन कौन से वजूहात हैं जिसके बिना पे ब्रोंकाइटिस हो सकती है? जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो होते हैं वो ब्रोंकाई की वॉल में स्टोर हो जाते हैं और वहां पे म्यूकस की सिक्रीशन को इन्हांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग, स्मोकिंग बेसिकली क्या है? स्मोकिंग मोस्टली जो है ये एयर के थ्रू इंटर हो जाती है हमारे लंग्स में, और जो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स है या जो वॉल है उसको वो डिस्टर्ब कर देती है। अगर हम देखें बात करें इसके टाइप्स पे, तो हमारे पास इसकी जो टाइप्स हैं दैट इज टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, तो हमारे पास दो हैं। एक को हम कहते हैं एक्यूट, ACUTE एक्यूट, और एक को हम कहते हैं क्रॉनिक। अब इन दोनों में फर्क क्या है? एक्यूट जो है ये रहती है तकरीबन 2 हफ्तों तक,
अप टू 2 वीक्स ये डिसऑर्डर रहती है, और उसके बाद जो है बंदा या जो भी इंसान है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। और इसमें कोई भी परमानेंट जो है, नो परमानेंट डैमेज जो है वो नहीं होता, परमानेंट डैमेज नहीं होता टिश्यूज को। अगर हम बात करें इसके बाद क्रोनिक की, तो क्रोनिक के हमें पता चलता है, क्रोनिक बेसिकली उस डिसऑर्डर को कहते हैं जो कि 3 मंथ्स तक रहती है। तो हमारे पास ये जो ब्रोंकाइटिस है जो कि क्रोनिक फॉर्म में होती है वो 3 मंथ से लेके 2 ईयर्स तक रहती है, और इसका ये है कि ये काज करती है कोई भी परमानेंट डैमेज। मतलब ये है कि जो ब्रोंकाई होती है ह्यूमन बॉडी की, वो उसके टिश्यूज डैमेज ठीक होने के बाद भी कुछ वक्त तक या उसका कुछ पोर्शन जो है वो डैमेज रहता है। मतलब ये है कि ये कंप्लीटली या मुकम्मल तौर पे ये सही नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हमें ब्रोंकाइटिस का पता चल सकता है। अगर आपको ये सिम्टम्स नज़र आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिम्टम्स की वजह से, या ये वो सिम्टम्स हैं जो कि ब्रोंकाई के होते हैं। जो फर्स्ट वन है वो है कफ, जिसको हम सिंपल खांसी भी कहते हैं। इसके अलावा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिसके बारे में हम मोस्टली जानते भी हैं, जिसे हम कहते हैं माइल्ड स्वीजिंग। माइल्ड स्वीजिंग क्या है? रात के वक्त कुछ लोग जब सोते हैं तो सांस लेते वक्त उनसे एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम कहते हैं माइल्ड स्वीजिंग। इसके अलावा फीवर, ठीक है जी, फीवर के अलावा चिल्स। चिल्स का मतलब है कि उनकी जो बॉडी होती है या उन्हें मोस्टली ठंड रहती है। और शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, दैट इज शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ। क्यों जी? इसलिए कि जो एयर पैसेज वे है वो रिड्यूस हो गई है, उसकी ओपनिंग कम हो गई है, जिसकी वजह से कंप्लीट जो एयर है वो इंटर नहीं होती इनटू द लंग्स, और ये कॉज कर लेती है शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ। इसके बाद अब जो दूसरी डिसऑर्डर हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है एम्फिसीमा। दैट इज EMPHY, एम्फी और SEMA, सीमा, एम्फीसीमा। एम्फिसीमा जो है ये बेसिकली डिसऑर्डर है हमारे पास अल्वेलाई की। अल्वेलाई जो है लंग्स के अंदर गैस एक्सचेंज के लिए ऑर्गन है, जो कि मोस्टली क्या करता है, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर लेते हैं। अल्वेलाई, अल्वेलाई जो है ये लंग्स में पाए जाते हैं, और लंग्स में चूंकि जितने भी एरिएशन होती है या जितना भी गैस एक्सचेंज का फिनोमेना है ये सब के सब अल्वेलाई के थ्रू होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कैपिलरीज मौजूद होती हैं जो कि एक्सचेंज करती हैं ब्लड को विद द एयर। इसके अलावा अल्वेलाई की जो वॉल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं ड्यूरिंग द एम्फिसेमा, वॉल डैमेज्ड। अब अगर हम देखें तो इससे क्या होता है कि जो एरिया होता है अल्वेलाई का वो इंक्रीज हो जाता है। एरिया ऑफ अल्वेलाई वो इंक्रीज हो जाता है। जितना एरिया इंक्रीज हो जाता है उतना जो सरफेस एरिया है फॉर गैस एक्सचेंज वो कम हो जाता है। हमारे पास लो सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। अब अगर हम देखें इस डायग्राम में तो हमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि ये हमारे पास जो है ये वाली, इसमें हम देख सकते हैं कि ये अल्वेलाई यहाँ पे ये जिसको हमने इनसर्कल कर दिया है ये अल्वेलाई है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी भी इंडिविजुअल को एम्फिसीमा हो जाता है तो उसके जो वॉल्स होते हैं, टिश्यूज जो होते हैं अल्वेलाई के, वो क्या करते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। हम ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जितने भी हैं और ये ब्राउन कलर के आपको नजर आ रहे हैं, क्यों कि वो डैमेज हो गए हैं। टिश्यूज डैमेज होने की वजह से ब्राउन कलर में हो जाते हैं। अब अगर हम देखें तो हमें ये भी पता चलता है कि जब एक्सहेलेशन होती है, जब एयर जो है वो आउट होती है फ्रॉम द लंग्स, तो लंग्स जो है वो अपनी पोजीशन में वापस नहीं आते, जिसका मतलब है डू नॉट बैक टू देयर ओरिजिनल शेप। जिसकी वजह से काफी
तकलीफ होती है इंसान को सांस लेते वक्त। अब अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है इसमें कि वे एम्फीसीमा के सिम्टम्स क्या हैं। दे भी बिल्कुल सिमिलर हैं जैसे कि हमने पढ़े थे इससे पहले ब्रोंकाइटिस के डिसऑर्डर में कि शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ हो जाती है। इसके अलावा फटीग जो है वो हो जाती है, ठीक है जी। और इसके अलावा रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो जाती है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वेट लॉस, के वेट जो है वो लॉस हो जाता है। और ये आज हमने 2 डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा।